एवरीवन, वेलकम टू हेलो शिक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे और अपने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल से पढ़ाई के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकाल रहे होंगे। और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो निकालिए। वैसे जिनका एग्ज़ाम है, जो बिहार टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स, कुछ ईएमआरएस का फॉर्म भरा है, तो वो लोग तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। लेकिन जिनका एग्ज़ाम नहीं है, जो जैसे सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, जो इन सब वैकेंसीज में अप्लाई किया, तो उन लोग से भी मेरी ये अपील है कि पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब ये सोच रहे हैं कि फॉर्म आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि ऐसा होना नहीं है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लोग 2-2 3-3 साल से उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लगातार उसी चीज़ को एकदम मत डाल रहे हैं। और आप लोग एक बार पढ़ने से कतरा रहे हैं कि एक बार उसको पढ़ के, एक बार पढ़ के रख तो दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज ही करना रहेगा। और जब आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास भी उस टाइम पे मोरल कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने एक बार सिलेबस को पूरा खत्म कर लिया है, तो अब हमें बस रिवीजन करना है। और वरना अगर आप ये सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कराया जाएगा, तो उसमें आपकी तैयारी होनी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आप लोग को बुरा भले लगे, लेकिन उस तैयारी में आप सिलेक्शन बिल्कुल ले नहीं पाएंगे, आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए ये मेरी आप लोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा जिनका एग्ज़ाम नहीं भी है, वो लोग अपने एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। तो आज की वीडियो आप लोग जैसे कि थंबनेल देख के ये समझ ही गए होंगे कि किस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सीटेट अगस्त 2023 के लिए प्रैक्टिस सेशन है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आप लोग को कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा, मैक्स टू मैक्स 25 दिन बचे हैं। तो जो है आप क्या करिए कि अब ये प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड करिए। ये 4 बजे रोज आपको ये प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जिसमें आपको सीडीपी और ईवीएस के मिक्स अप क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करने रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे कि आपका ज़्यादा समय जाएगा इसमें। 7 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसी में आपको टेस्ट करना रहेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो अगर आप बढ़िया जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं इस टेस्ट में, तो आप एश्योर हो सकते हैं कि आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। अभी इस प्रैक्टिस सेशन में केवल 2 ही सब्जेक्ट यानी कि सीडीपी और ईवीएस ही इंक्लूड किया गया है। जैसे जैसे आपकी ये डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे आपकी ये तैयारी बढ़ेगी, इसमें अदर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि मुझे लगता है इधर ये महीना क्रॉस होगा, तो फिर अगस्त में आपका एग्जाम होना, जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त से सभी सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन बना के 10-15 क्वेश्चन ऐसे लाया जाएगा। 4 बजे आप वो वीडियो देख के फटाफट से आप ये ऑप्शन जो आपको आ रहे हो सेलेक्ट करके, और जो नहीं आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, तो इससे आपका समय भी बचेगा। तो बातें तो बहुत सारी हो गई, चलिए आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेशन है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस, वैसे ऑप्शंस मैं डिस्कस करूंगी, तो उसका आंसर भी, नहीं तो आप लोग को समझ कैसे आएगा कि आपके ऑप्शन सही है या नहीं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। और इसमें ये हिंदी का जो पार्ट है टाइप करने का, उसमें बहुत हिंदी टाइपिंग में काफ़ी समय जाता है, जिस वजह से हिंदी का पार्ट टाइप नहीं हो पाया है। ये इंग्लिश का ही पार्ट है, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो अगली बार से मैं ट्राई करूंगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों का पार्ट आए, लेकिन इस बार इसी से काम चला लीजिए प्लीज। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से नॉट करेक्ट मतलब, ये आप नॉट वर्ड पे बहुत तगड़ा ध्यान दिया करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं। एग्जाम में बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं कि हमसे पूछा रहता है करेक्ट और हम उसमें बता देते हैं नॉट करेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, एक मिनट। तो नोट पे आप विशेष ध्यान दीजिए, ये आप बात हो गई। फिर अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। मतलब कि विकास जो है वो सीक्वेंस में होता है और ऑर्डर्ड में होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर सीक्वेंस में होता है और प्रॉपर ऑर्डर में होता है। तो
डेवलपमेंट जो है पता ही है आप लोग को कि विकास जो है एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन तो सही है और हमसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, जो नहीं सही है हमें वो बताना है। तो ये तो सही है। दूसरा क्या दिया गया है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। ऐसा है क्या, डेवलपमेंट यानी कि विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को अफेक्ट करता है, सॉरी दोनों पे इफेक्ट डालता है। जैसे कि अगर बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है यानी कि आनुवंशिकता बहुत अच्छी है, लेकिन उसका पर्यावरण अच्छा नहीं है, तो बच्चा अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकता, बच्चे की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इसी मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ग्रोथ के डेवलपमेंट के प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, दोनों मल्टीपल है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। अगर बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल गई लेकिन उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो भी बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है लेकिन उसकी हेरिडिटी अच्छी नहीं है तब भी बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आइए इस बात को डिटेल में समझें। कैसे नहीं कर पाएगा, जैसे मान लीजिए बच्चे की हेरिडिटी है, आनुवंशिकता से ही बच्चे को कुछ मान लीजिए उनके माता या पिता में किसी में कोई विकार है, मानसिक या शारीरिक किसी प्रकार का, जैसे मधुमेह तो आजकल सभी को हुआ है, हार्ट की बीमारी या फिर किसी तरह की डिजीज जैसे कि मान लीजिए मानसिक रूप से कोई बीमारी है, मानसिक मंदता है, तो वो बीमारी बहुत बहुत चांसेस इस चीज के है कि हेरिडिटी के थ्रू बच्चे के अंदर भी आ जाए। तो इस तरह से बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर बच्चे की हेरिडिटी खराब है। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट के फैक्टर पे। अगर बच्चे का अब मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स है जिनमें सब कुछ ठीक है, उनकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है, तो बच्चा एक बहुत स्वस्थ बच्चा और मतलब जिसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है आनुवंशिकता से, वो बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चा जन्म लेता है। लेकिन उसका इन्वायरमेंट इस तरह का है कि जहाँ पे इसी तरह के स्लैंग वर्ड्स और झगड़े लड़ाई या फिर और तरह के, मतलब उसका इन्वायरमेंट एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो बच्चा भी बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ करानी है, डेवलपमेंट कराना है, तो उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों अच्छा मिलना चाहिए। तो इसमें ये भी बात, यही बात दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हेरिडिटी लिखा जबकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों होना चाहिए, तो यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज। मतलब भाषा अर्जन के लिए पूछ रहा है कि सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया, प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड। तो बच्चे जो क्या प्रीनेटल पीरियड या फिर अर्ली चाइल्डहुड में या फिर एडोलसेंट में, मतलब बच्चे भाषा अर्जन बेसिकली करते कब है, अर्ली चाइल्डहुड में ही करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड मतलब इन्फेंसी स्टेज में करते हैं वैसे, लेकिन इसमें दिया नहीं गया, तो अर्ली चाइल्डहुड ही सही ऑप्शन हो जाएगा कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे भाषा अर्जन करते हैं। वैसे भाषा अर्जन वो जन्म से 2-3 महीने के बाद से ही शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने सराउंडिंग में जो सुनते हैं सीखते हैं और उसे बोलने की कोशिश करते हैं, भले ही टूटी फूटी लैंग्वेज में बोले लेकिन वो बोलने का प्रयास करते हैं। तो भाषा अर्जन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस ऑन। फिर इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सेलेक्ट करना है कि क्या एम्फसाइज करता है। पहला दिया गया है मल्टीलिंगुअलिज्म, तो बहुभाषावाद, इसको हिंदी में बहुभाषावाद बोलेंगे। और दूसरा है मोनोलिंगुअलिज्म, मतलब एक ही भाषा सिखाई जाए। तीसरा है इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, तो ये तीसरा है। चौथा है हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2022, वो जो है बहुभाषा सिद्धांत यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है कि बच्चों को बहुत सारी भाषाएं सिखाई जाए जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस वजह से इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज वॉन
29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स? ये ईवीएस का क्वेश्चन है। पहला दिया गया है वाहिदा प्रिज्म, दूसरा है सुनीता विलियम्स, तीसरा है बछेंद्री पाल और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपको बताना है कि इसमें 29 मेडल्स इंटरनेशनली वेट लिफ्टर किसने ये पाया है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताने भी नहीं वाली, इतना कॉमन क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल सीटेट में आता है। तो आप लोग खुद इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेम अ बर्ड विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ए क्राउन ऑन द हेड। मतलब एक बर्ड है जिसके हेड पे, हिंदी वालों के लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, एक चिड़िया है जिसके अंदर ये फॉलोइंग, मतलब नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं दी गई हैं, तो उसके अंदर ये सारी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वो चिड़िया कौन सी है पूछ रहा है ये क्वेश्चन, और विशेषताएं मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो एक क्राउन ऑन द हेड, मतलब उस चिड़िया के हेड पे क्या है, एक क्राउन है, क्राउन यानी ताज है। फिर क्या है, एंड कॉइन्स ऑन द टेल, और पूंछों पर क्या है, सिक्के, सिक्के की संरचना है पूंछों पर। सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टॉय, मतलब कि बहुत सारे शेप्स हैं, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे सिक्कों के शेप्स हैं, ब्लू और बहुत सारे कलर्स भी हैं। तो वो कौन सी चिड़िया है यही पूछ रहा है। फिर ऑप्शंस में दिया गया सनबर्ड, वेवर बर्ड, पीकॉक, बारबेट। आपको पता होगा कि पीकॉक जो है, मोर, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है और इसके सिर पे एक क्राउन होता है और इसके वो पंख जो होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं और उसमें क्वाइन जैसी संरचना भी होती है और ये ब्लू भी होता है और बहुत सारे रंग पीकॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें बेसिकली पता चल गया कि पीकॉक ही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ 3 डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज, मच्छर से फैलने वाली 3 डिजीजेस पूछ रहा है, 3 बीमारियां पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। तो आपको पता है कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन वायरस से फैलता है, तो ये डेंगू मलेरिया तो मच्छर से फैलते हैं लेकिन कोविड-19 नहीं। तो इस वजह से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, एचआईवी एड्स। चिकनगुनिया और डेंगू तो मच्छर से फैलते हैं लेकिन एचआईवी एड्स ये जो है इससे मच्छरों से नहीं फैलता, जिस वजह से ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया गया है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो ये देखिए हमें सही ऑप्शन हमारा मिल गया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इन ये तीनों डिजीज किससे फैलती हैं, मच्छरों से फैलती हैं। आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को आपके घर में हुआ भी होगा, बहुत सारे आप लोग को भी हुआ होगा, इनमें से कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये सभी के सभी क्या है, मच्छर जनित बीमारियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता लेकिन ये सीटेट में पूछा गया है, तो सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। और 2-3 बार पूछा गया, मतलब ये जो 2022 का एग्जाम हुआ इसमें कई शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और मुझे लगता है इसके पूछे जाने के पीछे कारण यही था कि इसी टाइम पे ये हुआ था, काफी सारे चेंजेस हुए थे। जैसे पहले 29 स्टेट्स थे, फिर 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। तो उनको लगा होगा कि बच्चों को पता नहीं होगा, उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा, तो मैं ये क्वेश्चन डाल देता हूँ, इनका फंस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग तो शार्प माइंडेड बच्चे हैं, तो हमने ये सब पढ़ा था, तो जो है ये क्वेश्चन हम लोग का सबका सही हुआ होगा, मेरी उम्मीद ऐसी है। और तो आपको पता ही है कितने स्टेट्स हैं, सबको पता है 28 स्टेट है, तो इसमें 28 सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे मैंने ऑप्शन आप लोग के लिए ईजी बनाया है, ये मेरी गलती है, इसमें मुझे 29 स्टेट्स डालना था, तो हो सकता है कुछ लोग का गलत हो जाए, और एग्जाम में 29 स्टेट्स पूछा भी था, तो इसमें 28 स्टेट हो जाएगा, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप कितना स्कोर कर पाए इस पूरे टेस्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर कम स्कोर हो रहा हो, 5 से कम है, तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत कीजिए। अगर उसके ऊपर है तो थोड़ा आप 2-3 घंटे रोज पढ़ेंगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा ही है, आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।